है, एचआरएम में डिफरेंट फ्रेमवर्क आया है, उसमें से वन सच फ्रेमवर्क इज हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क। मतलब एचआरएम की जो थ्योरी है उसका ओरिजिन क्या है, तो मेनली हमें पता है सारे वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं। HRM is firstly appeared in 1950s in USA, but it was proclaimed and applied in a study program introduced by Harvard Business School in 1980। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है। तो हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क काफी एक इम्पोर्टेंट एक है, बिकॉज इन 1980s बियर एट ऑल ये एक्सप्लोर किए थे इस कॉन्सेप्ट को। तो इसके बाद ही जितनी थ्योरीज जो है ना एचआरएम को लेकर डेवलप हुई हैं। हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क देखो नॉर्मली क्या है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है इसके बारे में बता रहा है कि एचआरएम की जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमें पता है कि एचआरएम जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं। एचआर रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। एम्प्लॉइज सबसे पहले तो एचआर मतलब ही आ गया हमारा एम्प्लॉइज, बट एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, बट ऑर्गेनाइजेशन अगर टोटलिटी में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी और वहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, नॉट ओनली एम्प्लॉइज। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो पहला वो ओरिजिन होता है स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट से। स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट में क्या क्या आ जा रहा है आपका, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड यूनियंस। ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी इनके बारे में। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, क्या क्या है इनका। स्टेक होल्डर्स मतलब सिंपल सी बात है जिनका इंटरेस्ट है। तो हमारे जो एचआरएम पॉलिसीज बन रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, दैट मीन्स वी नीड टू कंसिडर द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, द मैनेजमेंट इंटरेस्ट, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, यूनियंस, एवरीवन। वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल एवरीवनस इंटरेस्ट। उसको ध्यान में रखते आपके एचआरएम पॉलिसी बन रही है। मतलब वेदर वी मेक अ चॉइस ऑफ दिस और दैट, जो भी हो एचआरएम पॉलिसी इन सबको ध्यान में रख के बनती है, जिसका इन्फ्लुएंस आपके एम्प्लॉइज के ऊपर होता है। अब इसमें आपका एचआर फ्लो होगा, रिवॉर्ड सिस्टम, वर्क सिस्टम, सारी चीजें। मतलब इसमें पहला कंसिडरेशन है हमारा स्टेक होल्डर। हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क जो बता रहे हैं कि एचआरएम एज अ टोटलिटी में अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखें तो उसमें सबसे पहले हमारा कंसिडरेशन होता है स्टेक होल्डर्स के ऊपर, जिसको ध्यान में रखते हुए एचआरएम की पॉलिसी बनती है। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो गए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में, जो मैनेजमेंट है, सबका ध्यान रखना है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एम्प्लॉइज का ध्यान रखें कि एम्प्लॉइज को बहुत अच्छा पे आउट दे दिए, एम्प्लॉइज के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज बना दी, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉइज नो डाउट 80% अगर आप एम्प्लॉइज का ध्यान रखते हो तो 20% अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, सब कुछ। क्योंकि अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे डिफरेंट पॉलिसीज आ गए हैं, गवर्नमेंट ने डिफरेंट लॉज। अब देखो एचआर में भी बहुत सारे लॉज इसमें इंक्लूड हो गए हैं, जैसे कोविड-19 प्रोटोकॉल मेंटेन करना, उसके लिए आप किसी को, कोई वैक्सीनेटेड है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो उसके एम्प्लॉयमेंट, कोई वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसकी रिजेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह के भी एचआर के डिफरेंट लॉज आ रहे हैं, क्योंकि अब ये नॉर्मल है, कोविड भी नॉर्मल है, तो उसके लिए भी नया लॉ आ जाएगा। तो स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप एचआर पॉलिसीज बनाते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा एचआर के आउटकम्स पे, ह्यूमन रिसोर्स के आउटकम्स पे, दैट इज योर कमिटमेंट, कॉम्पिटेंसी, कॉन्ग्रुएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कमिटमेंट सीधी सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स का एक कमिटमेंट होना चाहिए विच शुड बी सिंक। ये कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या हो गया, इट शुड बी सिंक टुवर्ड्स द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमारा जो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वहां पे ये कॉन्ग्रुएंसी आने की जरूरत है ना। कमिटमेंट के बाद आ जाती है आपकी कॉम्पिटेंसी। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी, आपकी क्षमता। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एचआरएम पॉलिसीज, आप पॉलिसीज कैसे बना रहे हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एचआर के कॉम्पिटेंसीज के ऊपर होगा। क्योंकि अगर आप पॉलिसीज बनाते हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉम्पिटेंसीज के ऊपर होगा। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्या कॉस्टिंग रखनी है, कैसे करना है, ये सारी चीज यहाँ आ जाती है। अब ये एचआरएम आउटकम का लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा। आइदर वो इंडिविजुअल वेलबींग ले लो और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस ले लो या सोशल वेलबींग। देखो ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं इंडिविजुअल वेलबींग की बात करती हूँ तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द एचआरएम पॉलिसीज। क्योंकि एचआरएम पॉलिसी आप कैसे फ्रेम कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसके आउटकम कैसे होगी, उसकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इंडिविजुअल वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो वो इंडिविजुअल वेलबींग हो गया। और इंडिविजुअल वेलबींग अगर अच्छा होगा, मतलब इफ एवरी इंडिविजुअल्स आर सैटिस्फाइड, इफ एवरी एम्प्लॉइज आर सैटिस्फाइड विद देयर जॉब, तो नॉर्मल सी बात है ना, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस तो टोटलिटी में बढ़नी है। हर एम्प्लॉइज अगर सैटिस्फाइड है अपने जॉब से एंड दे आर वर्किंग
इन कॉन्ग्रुएंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक तो वहां पे सिनर्जाइज हो रही है, सबकी एफर्ट एक तरफ जा रही है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ आप ऑलरेडी दे रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो वो इंक्रीज होनी। और जब इंडिविजुअल अच्छा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो सोशल वेलबींग इज वेरी कॉमन। और अब देखो ये तो एक हो गया, ये सब चीजों को हमने लिया। इसमें ये जो स्टेक होल्डर्स या लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस तक हम लोग आते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज सिचुएशनल फैक्टर, जो कि हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है। ये हमारा जितने भी ये सब हमने इंटरनल्स की बात की, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स जो बाहर के हैं, सिचुएशनल फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारा वर्कफोर्स का कैरेक्टरिस्टिक जो डेमोग्राफिक है, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कंडीशंस, मैनेजमेंट फिलोसॉफी, लेबर मार्केट, यूनियंस, टास्क टेक्नोलॉजी, लॉज एंड सोशल वैल्यू। ये देखो हार्वर्ड ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क 1980s में बना है, लेकिन अभी भी अगर आप बात करो तो इट इज सेम, इसकी रेलेवेंस जो है अभी भी सेम है। माने 1980s के टाइम में जो रेलेवेंस थी अभी भी वो रेलेवेंस है, क्योंकि सारी चीजें सेम है। ये जो बेस है, पिलर जो यही है कि अगर जब आप एचआर की पॉलिसीज बनाते हो तो यू नीड टू कंसिडर द सिचुएशनल फैक्टर्स, द स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड देन द साइकिल गोज ऑन लाइक दिस। समझ आया देवजानी? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें? नहीं। Okay, Bear and his colleagues believe that top managers have high responsibility in developing policy. ये तो क्लियर है कि भाई उनका एक यही है, तो पूरा जो आइडिया ही है ये एक टीम अप्रोच जैसा है, ये मतलब अकेले में आइसोलेशन में कुछ नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है उसको फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक कोहेरेंट वे में सिनर्जाइज करके सारे एफर्ट्स को चलना है। हमने पहले भी पढ़ा है, बट ये हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क कुछ इस तरीके से है। सो दस हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स आर दस बियर स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव, हम लोग का कौन सा इसमें है, ब्लॉक में है? स्ट्रेटेजिक एचआरएम में है। कौन से ब्लॉक में वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ। अच्छा मैं चेक कर, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। म्यूचुअल कॉपरेशन, देखो बियर स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव, हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या है, इट बियर स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव, म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कमिटमेंट, इंस्टेड सुपरवाइजरी स्टाइल, सीइंग एचआरएम एंड एम्प्लॉय इन्फ्लुएंस। ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजरी फंक्शन को नहीं देकर, देखो ये कितनी पुरानी है, इसका मतलब इसका बेस आप देखो 1980s में हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। उस टाइम का और अभी का, अभी भी तो आप देख रहे हो एचआर में मैनेज करो, यू आर एचआर मैनेजर, आपको खुद को पता है कि अभी भी आप जब मैनेज करते हो तो आपको दिखता है ये कि सुपरवाइजरी रोल्स नहीं है, एचआरएम एंड एम्प्लॉय इन्फ्लुएंस, एम्प्लॉय को आप क्या दे रहे हो वैसे आपको रिटर्न मिल रहा है, सीधी सी बात है। So this model is actually composed of different elements like you have mutual respect, mutual commitment, mutual responsibilities, teamwork approach, team dynamics तो automatically आ जा रहा है यहाँ पर, right? Descriptive theory emanates the whole sum coverage of HRM function or the elements into one content, and therefore based on this viewpoint, some may misinterpret the underpinning theory of HRM descriptive theory. कुछ लोग इसको गलत भी सोचते हैं, बट नॉर्मली इट इज वेरी क्लियरली डिफाइंड कि ये एक एनालिटिकल थ्योरी है, इसको आपको समझना है, इसमें क्या डालना है क्या निकालना है, मींस इट्स ऑलमोस्ट सोशल, आप एक समझ सकते हो सोशल इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ है। ठीक है, दूसरा मॉडल में हम लोग आ जाते हैं विच इज मैचिंग मॉडल। ठीक है, सेकंड एचआरएम मॉडल दैट इज मैचिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय फॉर्मब्रम, टिक्की एंड डिवाना इन मिचिगन स्कूल। मैचिंग मॉडल, देखो ये जितने भी मॉडल हैं काफी पुराने हैं, बट इसके इम्पैक्ट आप देख लो अभी के डेट में भी पूरी तरह से रेलेवेंस है। ये ह्यूमन रिसोर्स साइकिल के बारे में बता रहे हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स साइकिल किस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का है जहाँ पे हम लोग का पहले क्या होता है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस या उसके आउटपुट जो है। अब यहाँ पर दो चीज बताया जा रहा है, सिलेक्शन को रिलेट कर रहा है रिवॉर्ड से, रिवॉर्ड से उसकी परफॉर्मेंस रिलेटेड है, डेवलपमेंट से उसकी परफॉर्मेंस रिलेटेड है, राइट? अब ये जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, परफॉर्मेंस के बाद उसको अप्रेज किया जा रहा है, अप्रेजल, एंड अकॉर्डिंगली अप्रेजल के बाद अगेन उसका रिवॉर्ड्स और डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखो एक साइक्लिकल, काफी एक साइक्लिकल रिलेशनशिप ड्रॉ कर रहा है कि एक तो मेरी जो परफॉर्मेंस है, मैं अगर एक स्टाफ हूँ, मेरी परफॉर्मेंस टू सम एक्सटेंट इट इज डिपेंडेंट ऑन माय डेवलपमेंट। ये एक तो सबसे पहला क्राइटेरिया कि मुझे कैसे डेवलप किया गया।
अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे कैसे डेवलप किया है मेरे एचआर मैनेजर ने, तो वो एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, उसके ऊपर मेरी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। और दूसरी फॉरमोस्ट देखो, रिवॉर्ड्स को सबसे ऊपर दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट सैलरी, मनी, इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स फॉर विच एवरी एम्प्लॉय इज वर्किंग। हर एक जन इसी के लिए काम करता है, रिवॉर्ड्स। तो रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवॉर्ड के ऊपर पूरी तरह से परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। तो ये एक साइक्लिकल रिलेशनशिप ड्रॉ कर रहा है, रिवॉर्ड्स, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, अप्रेजल, अगेन रिवॉर्ड, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस। तो सिलेक्शन तो हो गया आपका, ठीक है। तो सिलेक्शन भी डिपेंडेंट है आपके डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मतलब आपका एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज एन एम्प्लॉय, आपको कैसे ट्रेनिंग मिली है, कैसी डेवलपमेंट क्या है, इट्स नथिंग बट द इम्पैक्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो आपका एजुकेशन हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या होता है हमारे डेवलपमेंट के ऊपर है। हमने क्या सीखा है, कुछ साल जब हम सीखते हैं, लर्निंग का एक प्रोसेस है, कंटिन्यू। लर्निंग में क्या होता है, हम लोगों ने एक, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है, हमारा एक नया पैटर्न है, कुछ चीजें जो हम सीखते हैं, ट्रेनिंग से लर्निंग होती है। लर्निंग का इम्पैक्ट हमारे काम में कैसा हो रहा है, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं उससे हमारे जॉब में, काम करने के तरीके में, या आप लाइफस्टाइल में देखो तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो एग्जैक्टली अगर आप डेवलपमेंट को डिफाइन करना चाहो तो इट्स नथिंग बट द इम्पैक्ट ऑफ योर लर्निंग, ट्रेनिंग एंड योर वास्ट एक्सपीरियंसेस दैट यू गैदर। आप इतने सालों तक जो ट्रेनिंग ले रहे हो, लर्निंग इम्पैक्ट हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो हो गया डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुई है एज एन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, उसका इम्पैक्ट आपके सिलेक्शन पे होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको डेवलपमेंट के ऊपर मैं बता रही हूँ, डेवलपमेंट से सिलेक्शन लेके जा रही हूँ। तो डेवलपमेंट, जैसा अपने आप को आप डेवलप कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय, वहां से आपकी सिलेक्शन डिपेंडेंट है। सिलेक्शन कैसा होगा, कौन से प्रोफाइल के लिए होगा। अब सिलेक्शन होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही, परफॉर्मेंस का आउटपुट। अब देखो, परफॉर्मेंस सिर्फ मेरे डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है, मेरा सिलेक्शन तो हो गया, चलो ठीक है, बट एक मोटिवेशन रहता है, रिवॉर्ड। हमने इक्विटी थ्योरी पढ़ा है कि एक एम्प्लॉय का परसेप्शन क्या रहता है अबाउट हिज सैलरी एंड ऑल, इक्विटेबल है या नहीं, वो सिचुएशन आ जाती है। अगर मुझे लगता है कि इक्विटी से ज्यादा है, मुझे ज्यादा मिल रहा है देन दैट ऑफ एक्सपेक्टेड, तो डेफिनेटली मेरी आउटपुट थोड़ी हाई रहेगी। तो रिवॉर्ड एक काफी इंपॉर्टेंट मैटर हो गया। अब रिवॉर्ड से मेरी परफॉर्मेंस मैटर करेगी, मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ, राइट। अब परफॉर्मेंस से मेरा अल्टीमेटली अप्रेजल होगा, जब अप्रेज किया जाएगा मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ, वो चीज आ गई, दैट इज असेसमेंट। अब अप्रेजल के बाद अगेन, इज इट अ पॉजिटिव अप्रेजल और अ नेगेटिव अप्रेजल, तो आप आइदर मुझे रिवॉर्ड दोगे या पनिश करोगे, है ना, एम्प्लॉय के संग ऐसा ही होता है। तो इसी वजह से ये मैचिंग मॉडल ना काफी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी वे में सब इस रिवॉर्ड साइकिल को समझा रहे हैं कि मैच करके ही एक स्टाफ का जो मैचिंग मॉडल है, ये क्या इजीली, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजी तरीके से समझा रहा है कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर सकते हैं। और ये 5 मेजर फंक्शंस हैं, मतलब इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज सिलेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, बट सिलेक्शन के संग रिवॉर्ड एंड डेवलपमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हो, अप्रेज कर रहे हो। अप्रेजल के बाद अगर रिवॉर्ड ठीक से रिव्यू नहीं हुआ, रिवॉर्ड हर एक स्टेज के टाइम में भी रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड को आप कैसा रिवॉर्ड दे रहे हो, कैसे कंपनसेशन दे रहे हो, और डेवलपमेंट। तो इसी वजह से मैचिंग मॉडल एंश्योर्स वे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव is applying of above 5 major function of HRM very effectively. तो ये 5 major function, I hope this 5 major functions are clearly understood. क्लियर है? यस मैम। ओके। तो सिलेक्शन में हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, हमें पता है, वी मींस सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, और बहुत सारे टेस्ट हम लोग लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मैचिंग मॉडल, दिस प्रोसेस is totally dependent on the HRD procedures and program of the organization. It is believed that the whole of HRM is a cyclical process which every function is interdependent. Hence, value of each function is very identical for exceeding the organizational objective. In matching model, it tries to encapsulate
all key function of HRM and to utilize in a more comprehensive manner. Therefore, the underlying ideology of this model could be termed as descriptive theory of HRM. ठीक है, अब इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, मैंने इसको शॉर्ट में समझा दिया है. आई होप दिस इज क्लियर. ये शॉर्ट में समझ में आ गया ना? हाँ मैम. ठीक है, चलो. Now, universalistic theory. This is recounted with the term best practices and high performance work practices, and its underlying assumptions or arguments may seem somewhat simplistic. ये universalistic theory जो है, ये काफी, इसको मतलब हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में जैसे बोलते हैं ना, ग्लोबल या ऑप्टिमाइज्ड, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में इसको ले सकते हैं. बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस इस तरीके से ले सकते हैं. And its underlying assumption or arguments may seem somewhat simplistic. तो इसको हम लोग बहुत सिंपल वे में ले सकते हैं. That there is a linear, अब यहाँ पर क्या है, that there is a linear relationship between human resource practices or system and organizational performance. तो पहली चीज क्या हो गई कि एक लीनियर रिलेशनशिप है HRM की प्रैक्टिसेस के ऊपर. मतलब लीनियर रिलेशन कैसे, मतलब डायरेक्ट फंक्शनल रिलेशन है कि आप ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस कैसे डिप्लॉय कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर डिपेंडेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस. ये आप नॉर्मली भी देखे होंगे, बहुत सारी कंपनीज है, लाइक टाटा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, ITC भी है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी हैं जिसमें ये बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है कि HR प्रैक्टिसेस कैसी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस. ठीक है, कभी कभी इसमें आपका टीम लीडर का भी बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है, जो एक टीम को लीड कर रहा है, वो उसका मतलब वो अगर अच्छे प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय कर रहा है, टीम डायनेमिक्स बहुत अच्छे से वो समझ रहा है, उसको एम्प्लॉय कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है. फाइन, तो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दैट. The best practices are universally applicable and successful. ये दूसरा एक मतलब इस थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेमवर्क. ये दूसरा जो एक अंडरलाइन अजम्पशन है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ग्लोबल जो हम बोलते हैं ऑप्टिमल मॉडल जैसे. Organizational success is best measured in terms of financial performance indicators like profit और बाय मार्केट शेयर एंड सेल्स लेवल. अब देखो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं. सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है या नहीं, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी, मींस वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बट फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट्स कैसी है, मार्केट शेयर कैसा है, सेल्स लेवल कैसा है, एंड ऑल सच. ठीक है, Osterman, Pfeffer and Hazlitt may be taken to represent those who bear universalistic perspective. Pfeffer argues, for example, that a greater use of 16 specific practices such as employment security, selectivity in recruiting, high wages, incentive pay, employee ownership, information sharing, participation and empowerment, teams and job redesign, training and skills development, cross-utilization and cross-training, symbolic egalitarianism, wage compression, promotion from within, long-term perspective, measurement of practices, overreaching philosophy. ये कुछ 16 principles यहाँ पे Pfeffer ने दिया है. Proponents of universalistic theory believe that there is a universal practices to be remained with HRM. मतलब ये कुछ universal practices हैं जो HRM में रहना चाहिए. It is the best practices that any organization can adopt it anywhere, and these proponents are against using culture, environment, heterogeneity of people and their behavior. तो ये जो यूनिवर्सलिस्टिक थ्योरी वाले हैं, उन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक ये 16 प्रिंसिपल्स को बताया है कि ये 16 प्रिंसिपल यूनिवर्सल है एंड इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर. यहाँ पे जैसे हम लोग इंटरनेशनल एचआरएम पढ़े हैं, तो इंटरनेशनल एचआरएम में हमने देखा है कि एक क्रॉस कल्चरल एक या कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, एनवायरनमेंट का, सोशल इन्फ्लुएंस एक होता है जहाँ पे भी आप काम करने जाते हो. इसलिए हम लोग का डिफरेंट प्रिंसिपल्स है ना, like we follow ethnocentric approach, polycentric approach, geocentric approach. तो यहाँ पर वो सब कुछ नहीं, ये यूनिवर्सल है. तो यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है लाइक हाई वेजेस, इंसेंटिव पे, एम्प्लॉय ओनरशिप, कुछ है, सिलेक्टिविटी इन रिक्रूटिंग, तो कुछ 16 प्रिंसिपल्स जो बताया है ऑस्टरमैन एंड पेफर ने, तो ये कॉमन है और सब जगह पर ये चलने वाला है. ठीक है, प्रोपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सलिस्टिक theory believe that there's a universal practices to be remain with HRM. तो यहाँ पे कल्चर और हेट्रो बने किस तरह के लोग हैं, whether they are homogeneous or heterogeneous, it does not matter. ठीक है, another theory is contingency theory.
Theorists like Selzwick, Burns and Stoker, Woodward, Lawrence and Lawrence Thompson were the principal developers of this theory, contingency theory. Contingency का मतलब ये होता है situational basis. The contingency theory indicates that the relationship between the relevant independent variable and the dependent variable will vary according to such influences as company size, company age, technology and capital intensity, the degree of unionization, industry sector, ownership and location. Contingency arguments imply potentially complex interaction amongst HRM variables, between HRM variables and performance indicators, between HRM variables and contingency factors, and between performance and contingency factors. तो मेन स्ट्रीम कॉन्टिजेंसी थ्योरी का एक ही फोकस है कि यहाँ पर कोई एक फंडा नहीं चल सकता, मतलब हमने जॉब रीडिजाइन को ले लिया या जॉब डिजाइन को ले लिया, सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर को ले लिया या हाई वेजेस, हाई पे, तो कोई एक फैक्टर को लेकर हम ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, मतलब वो एचआरएम पॉलिसी मेरे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाएगी, इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि कॉन्टिजेंसी पूरी तरह से डिपेंडेंट है सिचुएशनल फैक्टर्स के ऊपर. सिचुएशन क्या रहेगी, मेरी कंपनी क्या है, मेरे कंपनी का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, व्हाट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, एंड लॉट मोर फैक्टर्स आर देयर. तो वो सारी चीज को लेकर डिपेंड करेगा कि हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए. ठीक है. Contingency theory is essentially about the need to achieve best fit. सबसे important है contingency, मतलब क्योंकि situational basis है तो best fit यहाँ पर चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या साइज है, क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, क्या सोशल एनवायरनमेंट है एंड ऑल दिस. ठीक है. तो इसको हम लोग बेस्ट फिट थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी भी बोलते हैं. मैं बहुत स्पीड में सारी थ्योरीज पढ़ा रही हूँ ना, बिकॉज एक क्लास में ही इसको खत्म कर लेते हैं अपने. Configurational theory. Configuration theory asserts that the integration of relevant concept and perspective of a theory or a theory is under consideration. अब यहाँ पे हम लोग उसके configurational theory में हम लोग समझने की कोशिश करें कि different concept या perceptions को किस तरह से हम लोग underline इसको यहाँ पर ये करेंगे, मतलब इसको different perspectives को जिसको हम सोच रहे हैं इसको कैसे implication में लाना है. Delaire and Doughty cite Arthur's controls and commitment HRM systems gain greater performance for the organization if these systems are applied for achieving corporate objectives of the organization through business strategy. McDuffie's research finding in the automobile industry is seen as a representative of a configurational perspective where the holistic principle of inquiry identifies a unique pattern of factor. देखो यहाँ काफी important इन्होंने बताया, मैकडफी ने एक रिसर्च किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. कॉन्फ़िगरेशनल पर्सपेक्टिव में कॉन्फ़िगर करना, यू नीड टू फाइंड आउट द पैटर्न्स. तो यहाँ पे यूनिक पैटर्न उन्होंने देखा कि डिफरेंट पैटर्न है. होलिस्टिक पैटर्न जब आप देखते हो एचआरएम प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज बनाने के लिए, तो देयर आर यूनिक पैटर्न ऑफ फैक्टर, उस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है. However, from his arguments, it is unclear about his thinking on the notion of holism as a whole because he immediately links uniqueness with wholeness. मतलब यूनिकनेस को उन्होंने होलनेस के संग क्या बोलते हैं रिलेट कर दी. यूनिकनेस और होलनेस थोड़ा अलग हो गया. यूनिक हेयर implies a single unit and not the entirety. How he links both the individual unique entity is a question. होलिस्टिक मतलब एक ओवरऑल हम लोग बात करते हैं जो सभी चीजों को कवर करता है. There is a combined approach of all the relevant viewpoints and concepts of certain models and theory into one. Favorable and appropriate concept techniques belonging to management theories like classical, neoclassical, behavioral, scientific management, universalistic and contingency are utilized in combination of all. मतलब यहाँ पे उन्होंने सभी चीजों को मिक्स कर दिया. ये जो कॉन्फ़िगरेशनल थ्योरी है, he pointed out कि भाई क्या यूनिक है और क्या होल है, उन चीजों को सबको मिक्स कर दिया उन्होंने, कैसे उसको यूज करना है. One such theory is the integrated theory developed by Lawless using expectancy theory of V-Room. V-Room's expectancy theory, हाँ ये हम लोगों ने पढ़ा था वीरूम्स मॉडल ऑफ मोटिवेशन में, वीरूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जहाँ पे 3 कंपोनेंट उन्होंने दिया. दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशनल थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने 3 चीजें बताई. वैलेंस टाइम्स एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय या टाइम्स इंस्ट्रूमेंटैलिटी बोलो, वैलेंस टाइम्स एक्सपेक्टेंसी टाइम्स इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज इक्वल्स टू मोटिवेशन. तो वैलेंस क्या है? वैलेंस मतलब आपकी प्रेफरेंस. मैं प्रेफर क्या करूं? प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम. बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ. वैलेंस क्या हुआ? योर प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम. एग्जामिनेशन में आपका प्रेफरेंस क्या होगा? पास करना. अब एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एक्सपेक्टेंसी मतलब आपका जो फेवरेबल आउटकम है पास होना. अब पास होने की एक्सपेक्टेंसी कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव.
मेरा बैलेंस क्या है, पास, मैंने फेल को तो हटा ही दिया, पास। अब पास में एक्सपेक्टेंसी क्या है, पी में भी आपका पास और फेल, ये दो है। अब टाइम्स इंस्ट्रूमेंटेलिटी, मतलब आप कितने ज्यादा उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल हो रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। आप उसके लिए तो डेफिनेटली यू नीड टू बी इंस्ट्रूमेंटल, जब तक आप उसके लिए कुछ करोगे नहीं। मोटिवेशन क्या है, आप अपने आप सोच ले, सिर्फ दिमाग से मोटिवेशन तो होगा, that time you are motivated. So Lawler's integrated theory is associated with the motivation of employee as well as the organizational context. Veron did not consider the organizational context. Lawler states work motivation of employees can be considered at 3 level. यहाँ पे Lawler's ने ये ओवरऑल पूरी तरह से मोटिवेशन फैक्टर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मोटिवेशन, ठीक है। ये आ गया हार्ड मॉडल। Truss mentioned that most widely adopted models of HRM are the hard and soft versions, which are based on opposing view of control and human nature strategies. काफी एक अच्छा मॉडल है। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या मेंशन किया कि HRM के लिए जो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, उसके लिए दो मॉडल होता है, हार्ड मॉडल और सॉफ्ट मॉडल, ठीक है। Hard model is based on notion of tight strategic control and an economic model of men, according to McGregor's theory X. On the other hand, soft model is based on managing human resource through commitment and through cohesion of theory Y. Theory X, theory Y पता है, याद है? Theory X, हाँ बोलो। मैं ना जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन